नमस्कार, दूरदर्शन किसान के इस खास कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसके बारे में यूं ही बयां कर देना कुछ ठीक नहीं होगा। एक खूबसूरत अंदाज तो बनता ही है। तो फिर आइए आपको बताते हैं इस वक्त हम कहां पर हैं। कोयल बाइल समा स्पेल वैली के दलगांव में, जहां लालगी थी लाल चावल की, वहां अब लालगी है लाल सेब की। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं स्पेल वैली के दलगांव में और यहाँ पर पहले जहाँ लाल चावल की खेती की जाती थी, अब चारों ओर बागीचों में यहाँ पर लाल लाल सेब नजर आते हैं। और दलगांव के कुलदेवता महाराज बकरालू जी एवं अकटंगा जी के प्रांगण में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं किसान भाई बहन और साथ ही साथ हमारे विशेषज्ञ। तो फिर आइए सबसे पहले आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो विषय रहने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आज हम बातचीत करने वाले हैं सेब की खेती पर और साथ ही साथ अन्य कृषि गतिविधियों पर। बिल्कुल, तो आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों से। हाँ, नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता है। मैं उद्यान विकास अधिकारी रोडू में कार्यरत हूँ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह कैत, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र शिमला स्थित रोडू। नमस्कार, मैं डॉक्टर आगरदास, उद्यान विकास अधिकारी सेवानिवृत्त। तो बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए हमारे विशेषज्ञों के लिए। तो दलगांव में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों ओर सेब के बागीचे हैं, लाल लाल सेब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ के जो लोग हैं सेब की खेती से ही जुड़े होंगे, सेब की खेती के बारे में बहुत जानकारी भी रखते होंगे। तो मैं आज इनसे सेब की खेती से संबंधित ही पहले सवाल पूछना चाहूंगी। तो आप लोग तैयार हैं सवाल के जवाब देने के लिए? जी बिल्कुल, थोड़ा धीमे जरूर इन्होंने बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग जब सेब की खेती करते ही हैं तो जवाब तो इनके पास होंगे ही। तो बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की और सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ आपका पहला सवाल। और आपके लिए पहला सवाल है ये कि आपके क्षेत्र के लिए कौन कौन सी उपयुक्त सेब की किस्में हैं जो जल्दी तैयार हो जाती हैं और साथ ही साथ बाजार में उनका अच्छा दाम मिलता है? कौन कौन जवाब देना चाहेगा? अपना हाथ खड़ा कीजिए। सेब की किस्मों के बारे में कौन बताएगा? आप लोग सेब की खेती करते हैं। बिल्कुल सबसे पीछे से एक हाथ यहाँ पर खड़ा हो गया है, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर भी इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है, इनको हम मौका देते हैं। आप खड़े हो जाइए यहाँ पर। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं लुकिंदर बांस्टू बागवान दलगांव गांव से हूँ जी। मैडम जी, यहाँ सबसे पहले तो हमारा रॉयल का जो सेब था जो फेमस था उसका, क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा है। उसके बाद लेटेस्ट वैरायटी जो आइसपर की, जिसमें स्कारलेट 2 जो है ना बहुत अच्छी वैरायटी है, जो यहाँ पे अच्छी मतलब जिसकी पैदावार होती है, अच्छी उसकी मार्केट वैल्यू है और उस पे जो है ना हम तवज्जो दे रहे हैं ताकि हमें जो ना हमारा जो जल्दी से जल्दी जो इनकम जनरेट हो और ज़्यादा उसमें कोई लंबा समय नहीं, 3-1 साल में हो जाता है। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द तैयार हो जाती है और अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए पहला जवाब हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये कौन सी तमाम किस्में यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिससे वो जल्दी भी तैयार हो जाती हैं और आमदनी तो अच्छी मिलती ही है। पीछे से इन्होंने भी हाथ खड़ा किया था, इनको मौका दे देते हैं। आप खड़े हो जाइए यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है, गांव ब्रेटली जी। बताएं क्या जवाब है आपका? मेरा रॉयल डिलिशियस यहाँ की मुख्य फसल है। उसके बाद वांस डिलिशियस और वो किस पर वैरायटी में बहुत वैरायटियाँ हैं, जैसे कि सुपर चीफ, जेरोमाइन जी, और ऐसी तरह। तो ये जल्द तैयार होने वाली हैं और अच्छे दाम भी मिलते हैं आपको। बिल्कुल, तो आप बैठ सकते हैं। तो देखिए 2 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। एक जवाब मुझे और चाहिए। सेब की खेती करते हैं आप लोग, बताइए कौन कौन सी किस्में लगाते हैं? हाथ तो खड़ा कीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर जो आगे बैठे हुए हैं इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है, मौका दे देते हैं इनको। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम बिनू बांस्टू है जी और मैं दलगांव का ही निवासी हूँ। बताएं जवाब। मेरे पास इस समय तो प्रमुख जो किस्म है वो रॉयल ही है जी। बाकी अभी हम लोग लगा रहे हैं स्कारलेट 2, जेरोमाइन, किंग रॉड, रेड विलॉक्स, अर्ली रेड 1, बके गाला, डार्क बेरन गाला, गेल गाला और फूजी जी। बिल्कुल, तो इतनी सारी किस्में आप लोग लगाते हैं। चल रही है, सबका एल्टीट्यूड अलग है। अर्ली रेड 1 6000 से लेकर के 9000 तक
और सितंबर के फर्स्ट वीक में वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तो वो बिल्कुल। टूट सकता जी। है। बाकी जो गाला की किस्म है वो आपको जुलाई एंड से अगस्त तक आप उसको तोड़ सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते जी, हैं। तो ये तमाम किस्में हैं जिनका आप चुनाव करते हैं और इनकी अच्छे दाम भी आपको अच्छे मिलते दाम हैं। बिल्कुल, तो आप बैठ सकते हैं। तो देखिए 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब रुक कर लेते हैं हम हमारे विशेषज्ञों का, जान लेते हैं किसने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कौन बन गए हैं किसान कप के विजेता। हाँ, इस वक्त हमारे 3 बागवान भाई जो हमारे इस दलगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं, लोकिंदर बाजटू जी और दूसरे बाजटू जी और पीछे पुष्पेंद्र जी, तीनों ने सबसे पहले साहस उठाया कि इस प्रश्न मंच पे उनका जवाब दें। तो तीनों ने अच्छा जवाब दिया क्योंकि अपने अपने बगीचे में जो खेती कर रहे हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो जो 2-3 नंबर के बाजटू जी हैं, इन्होंने बड़ी व्याख्या करके पूरा तरह से जवाब दिया कि 6000 से 9000 की हाइट तक जो सेब की अलग अलग किस्में लगती है, वो इनका बड़ा सही जवाब था। तो किसान कप के जो बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं बाजटू हमें जी मिल गए हैं, हैं पहले किसान कप के हकदार। आप आ जाइए आगे, किसान कप तो आपको लेकर जाना है। जोरदार तालियां जो हैं बजती रहनी चाहिए। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। बिल्कुल। और वैसे तो मैं बताएं। थोड़ा सभी दर्शकों के लिए जो बागवान भाई यहाँ पे आए हैं, सबसे उम्दा क्वेश्चन और आंसर बागवानी का सबसे पहले ये होता है कि किस क्षेत्र में आप किस हाइट में वहाँ पे उपयुक्त वैरायटी कौन सी लगनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। और इस वक्त अगर हम दलगांव का देखते हैं तो यहाँ लगभग 6000 से लेकर के 8000 की हाइट में अलग अलग में बगीचे लगते हैं। तो 6000 से 7000 की हाइट में स्पर वैरायटियाँ हमारी स्कारलेट स्पर 2 है, सुपर चीप है और गाला है, हमारे रेडलम गाला है, डार्क बैरॉन गाला है, शिंकू गाला है, और ये बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। और जुलाई 15 से लेकर अगस्त के बीच में तुरान हो जाता है और इस वाले भी 3000 से ऊपर इस सेब का रेट मिला है, तो लगा सकते हैं। उसके बाद 7000 से 7500 की हाइट में आपको वैरायटियाँ थोड़ी चेंज करनी, जैसे हमारे पुष्पेंद्र जी ने कहा वांस डिलीशियस बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है वहाँ पे, और ऑरिगन स्पर 2 वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है, गालाज वहाँ पे लग सकते हैं, ग्रैनी स्मिथ भी 7500 की हाइट में अच्छा लग सकता है, तो जिसके दाम अच्छे मिल रहे हैं। और जहाँ 7500 के और 8000 की हाइट से जब ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पे हमारे को सबसे विशेष ये देखना है, साइज़ की प्रॉब्लम आती है, किस वैरायटी में साइज़ अच्छा आ सकता है, वही वैरायटी आपने लगानी है। ऑरिगन स्पर 2 नंबर 1 पे वहाँ साइज़ अच्छा बनता है उसका, ग्रैनी स्मिथ में अच्छा साइज़ बनता है, और अगर आप फ्यूजी की तरफ जाएंगे तो फ्यूजी भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बागवान भाइयों की जानकारी के लिए धन्यवाद। तो ये तमाम किस्में हैं जिनका चुनाव यहाँ के जो किसान हैं वो कर सकते हैं। एक तो ये किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं और साथ ही साथ बाजार में इनका मूल्य भी काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे सीधा सीधा असर पड़ता है उनकी आमदनी पर। बिल्कुल, हमने किस्म का चुनाव कर लिया, उसके बाद बारी आती है नर्सरी की। जी हाँ, तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी नर्सरी तैयार करने के संबंध में। नर्सरी तैयार किस प्रकार की जाती है सेब की, क्या महत्व होता है इसका, कौन बताना चाहेगा नर्सरी प्रबंधन के बारे में? हाथ खड़ा कर दीजिए अपना, मैं आपके पास आऊंगी, आपका जवाब लूंगी। सेब की नर्सरी आप लोग किस प्रकार तैयार करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, जानकारी आप सभी के पास है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर हाथ खड़ा किया है, आप ही को मौका दे देती हूँ मैं। नाम बता दें अपना। मेरा नाम संजीव नेगी है जी, बताएं अपना जवाब। नर्सरी कैसे तैयार करते हैं? नर्सरी दिसंबर के महीने में जैसे ही नमी होती है वैसे ही हमें नर्सरी का बीज लेके उसको एक टब में डाल के उसमें रेता डाल के उसको तैयार करके फिर उसको दबाते हैं। उसके बाद वो जर्मिनेट हो जाता है, जिससे हम उसे जैसे ही पौधा उसका तैयार होता है वैसे ही उसमें गुड़ाई वगैरह और कीड़े की दवाइयाँ उसे तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार करते हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए एक जवाब हमें मिल चुका है, पीछे से एक हाथ खड़ा हुआ था, मैं मौका देना चाहूंगी। तो पीछे कौन जवाब देना चाहेगा? बिल्कुल, ये खड़े हो चुके हैं खुद ही, इनके पास चलते हैं। नर्सरी प्रबंधन किस प्रकार करते हैं, क्या महत्व रखता है नर्सरी प्रबंधन सेब की खेती में, ये जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है जी। योगेश्वर जी, बताएं नर्सरी प्रबंधन का पहले तो बताएं महत्व क्या होता है और किस प्रकार तैयार करते हैं आप लोग? हम सबसे पहले तो इसको 2 मेथड है, इसको डायरेक्ट सोइंग भी करते हैं इसकी हम, और दूसरी हम जो है इसकी स्ट्रैटिफिकेशन के इससे भी हम इसको तैयार करते हैं जी। इस तरह से हम इसको तैयार करते हैं। बाकी आगे मैनेजमेंट में तो इसकी खरपतवार वगैरह निकालनी पड़ती है टाइम से जी, और इसमें स्प्रे भी करनी पड़ेगी और उसको भी किया जा सकता है और लोग करते हैं उसके बीमारी के आधार पर।
जी बिल्कुल। अगर स्वस्थ होगी तो तब ऐसे करते नहीं है। बिल्कुल, तो आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो 2 जवाब मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, एक और जवाब चाहिए मुझे। नर्सरी कैसे लगाते हैं? बिल्कुल, एक महिला किसान है आगे बैठी हुई, उन्होंने हाथ खड़ा किया है। रुक करते हैं उन्हीं का। बिल्कुल, आप बताएं सबसे पहले अपना नाम। श्वेता वांशटू, मैं यहाँ की स्थानीय प्रधान भी हूँ। जी बिल्कुल, तो प्रधान जी हैं आप। हाँ जी। जवाब दें, कैसे नर्सरी तैयार होती है यहाँ पर? ये दिसंबर और जनवरी के महीने में पहले अलग से रेते के बीच डाले जाते हैं, फिर अंकुर फटेंगे, फिर इसको बोया जाता है, फिर आगे नर्सरी पैदा होगी और उसकी गुड़ाई भी होती है, उसमें स्प्रे भी होती है और अच्छी खाद भी डालेंगे ताकि वो डेवलप हो, आगे काफ़ी अच्छी होगी। साल के बाद उसमें कलमें भी तैयार की जाती है। जी बिल्कुल, तो आप बैठ सकती हैं। तो देखिए, प्रधान जी ने भी जवाब दे दिया है कि नर्सरी किस प्रकार तैयार करती हैं। अब रुक कर लेती हूँ मैं विशेषज्ञ का, जान लेती हूँ उनसे कौन किसान कप की विजेता यहाँ पर बने हैं। बहुत बढ़िया। नर्सरी प्रबंधन के लिए 3 लोगों ने अपने अपने जवाब दिए और तीनों अपने प्रैक्टिकल तौर पे, जैसे योगेश्वर बांसटू जी है, काफ़ी टाइम से नर्सरी का कार्य कर रहे हैं और उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया। और यहाँ से पहले नंबर पे जो उठे थे, इन्होंने भी अच्छा जवाब दिया। और हमारे श्वेता बांसटू जी जो प्रधान भी है, और इन्होंने बड़ा सही जो एक तरीका है कि भाई रेते के बीच में डालना, जिसको स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और उसमें अंकुरण जब तक थोड़ा सा फटता नहीं है तब तक हम सेब को ज़मीन में ना डालें। तो एक बहुत बढ़िया जवाब था इनका कि भाई वो ज़रूरी है। तो आज के इस किसान कप के विजेता श्वेता बांसटू जी प्रधान जी हैं। महिला ने बिल्कुल बाजी मार ली है हमारी महिला किसान ने। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तालियां तो बजा दीजिए। बिल्कुल, आप चाहूंगी डॉक्टर साहब आप बता दें नर्सरी प्रबंधन के बारे में विस्तार से। बागवान भाइयों, बहनों, माताओं, ये जो नर्सरी है, सबसे पहले तो आपके जहन में डालना चाहूँ कि ये एक परिवार का एक ऐसा अंग है। जैसे आपके घर में बच्चा पैदा होता है या लड़की पैदा होती है, उसने आपके कुल को चलाना है, उसी तरह एक नर्सरी है। जो भी नर्सरी पैदा करता है वो उसको इस तरह से तैयार करे कि जो उसको बगीचे में लगाए उसके अच्छी फसल लगे, अच्छा फल हो, अच्छे आकार का हो, गुणवत्ता वाला हो। तो उसके लिए सबसे पहले प्रक्रिया यही है कि भाई आप उसको एक बारी सिलेक्शन ऑफ सीड कि पहले जब बागवानी विभाग और वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं कि भाई बीज कहाँ से लेना है। अब HPMC का जो सड़ा हुआ, इससे बीज लोगे तो सड़ा हुआ पौधा ही निकलेगा। आपको अपने बगीचे के अंदर वो पौधा सिलेक्ट करना है जिस पौधे में एक बराबर सेब निकलता, अच्छा सेब निकलता, बीमारी कम लगती है, और ख़ास करके पॉलिनाइजर वैरायटियाँ जिनका सिलेक्शन कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें बीमारियाँ कम लगती है, उसका सिलेक्शन करें और वहाँ से बीज लें। सबसे पहले अगर बीजू नर्सरी तैयार करनी है, उस सेब के बीज को आप घर में रखें, छाया में सुखा के रखें, और उसके बाद स्ट्रैटिफिकेशन प्रोसेस दिसंबर से स्टार्ट होती है। 30 से 45 दिन के अंदर जो रेते के अंदर रखनी है, और जब हल्का सा वो फूलने लग जाए, जिसको प्रेगनेंसी कहते हैं, और प्रेगनेंसी स्टेज में आ जाए, तो उसके बाद आप उसको अपने नर्सरी बेड में, जो 1 बाई 1 का नर्सरी बेड तैयार किया होगा और रेज्ड होगा ज़मीन से, उसमें जाके एक एक बीज आपने नर्सरी बेड में डालना है। ये प्रक्रिया इसकी है। सेकेंडली, आज देश बदल रहा है और बागवानी का भी भेष बदल रहा है। जो दुनिया है वो जिस तरह कहते हैं चांद पे पहुंच गई है, सेब में दुनिया बहुत आगे की निकल गई है। रूट स्टॉक की खेती कर रहे हैं, जिसमें जड़ें बहुत ज़्यादा होती है और मेन जड़ नहीं होती। तो रूट स्टॉक की खेती के लिए क्लोनिंग होती है। आप सिर्फ पौधा ला सकते हैं रूट स्टॉक का, उसको जो है क्लोनर विधि द्वारा उसको तैयार कर सकते हैं। उसकी विशेषता ये है कि उस विधि द्वारा तैयार किए गई जो नर्सरी है उसमें गुणवत्ता एक बराबर होती है, बीमारी से फ्री होती है, वायरस फ्री होते हैं। तो जिस तरह से ये कहा मैडम जी ने कहा, हम कोयल बायल समा स्पेल में हैं, तो इस किसान कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जो है यहाँ की खेती की भाषा को बदलें, यहाँ पे रूट स्टॉक की खेती पे आएँ, क्योंकि बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश और हिमाचल सरकार में प्रोजेक्ट 1134 करोड़ का चल रहा है, वो आपको घर द्वार पर समूह के माध्यम से जानकारी दे रही कि रूट स्टॉक की खेती करें, क्योंकि रूट स्टॉक के पौधे में 1 वर्ष के अंदर ही सेब का फल लग जाता है। उससे पता लगता है कि आपकी वैरायटी तो ठीक है, 2 साल के अंदर 3 साल में आप जो है भरपूर फसल ले सकते हैं। तो ये नर्सरी प्रबंधन से बगीचा प्रबंधन की तरफ आप लोग जाएं प्लीज। थैंक यू।
बिल्कुल, बगीचा प्रबंधन तो तभी अच्छा होगा जब हमारी नर्सरी प्रबंधन बेहतर तरीके से की जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत से ही हम अच्छी तरह से बीजों का चुनाव करें, नर्सरी बेहतर तरीके से तैयार करें, तभी तो हमारा बगीचा भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल, सेब की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी अन्य फलों के बारे में भी। सेब के अलावा आप लोगों के यहाँ पर क्षेत्र में, दलगांव क्षेत्र में कौन कौन से अन्य फल लगाए जाते हैं? कौन कौन से फल लगाते हैं आप सेब के अलावा? कौन कौन जवाब देना चाहेगा? खेती करते हैं आप लोग, जानकारी तो रखते ही हैं कि कौन कौन से फल लगाते हैं, बताएं। सब जानना चाहते हैं कि दलगांव में सेब के अलावा और कौन कौन से फल लगाए जाते हैं। हाथ खड़ा करना है आपको, जवाब देना है। फल लगाते हैं आप लोग, बताएं। बिल्कुल, आपको मैं यहाँ पर खड़ा करना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम योगेश्वर बांसटू है जी। बिल्कुल, बताएं सेबों के अलावा यहाँ पे क्या क्या सेब के अलावा मैम हम खुमानी है, शक्करपारे हैं, प्लम है, चुल्लू हैं, और उसके बाद आलू है, लाल चावल तो खैर था ही हमारा बहुत फेमस। तो ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अलावा भी उगाते हैं, लगाते हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, एक जवाब हमें यहाँ पर मिल चुका है, मुझे 2 जवाब और चाहिए। बिल्कुल, मैं मौका दूंगी यहाँ पर आपको, आप खड़े हो जाइए। हाथ यहाँ पर लोग नहीं खड़ा कर रहे हैं तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, नाम बता दें अपना। मेरा नाम पर्वत सिंह बांसटू है जी, बताएं। सेब के अलावा हमारे वहाँ जो है जैसे कमर्शियल बेस के ऊपर जो है हम मगर छोटे स्तर पे हैं अभी, जो है नाशपातियाँ और आड़ू वगैरह जो है लोग जो है लगा रहे हैं, मगर छोटे स्तर पे है। छोटे स्तर पर है, सेब जितनी खेती नहीं होती है, लेकिन आड़ू नाशपाती भी लगाई जाती है। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, सेब के साथ अन्य फल ही लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे भी अच्छी आमदनी मिलती है। बैठ सकते हैं आप। एक जवाब मुझे और चाहिए यहाँ पर, आपको मैं खड़ा करना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल, क्या बोलेंगे आप? मैं नाम बताइए अपना पहले। माय नेम इज तुमन बांसटू, आई एम फ्रॉम दलगांव। ओ, बताएं, सेब के अलावा कौन कौन से फल होते हैं यहाँ पे? सेब के अलावा बहुत सारे फल लगाए जाते हैं, जैसे सेब लगाए जाते हैं, जुल्लू लगाए जाते हैं, और अनेक प्रकार के फल लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, नाशपाती आड़ू भी लगाते हैं यहाँ पे? नाशपाती भी आड़ू भी लगाते हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। रुक करना चाहूंगी विशेषज्ञ का, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या सही जवाब है इसका, कौन बन गए हैं किसान कप के हकदार। 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, बताएं डॉक्टर साहब। तो हमारे जो तीनों बागन भाई ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है, जो यहाँ की जो एलिवेशन हाइट है, यहाँ 6.5 से लेकर 7.5 तक की हाइट यहाँ जारी है, जो क्षेत्र की है। तो इन्होंने कोशिश की, तीनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो नंबर 2 पे पर्वत सिंह बांसटू है, तो इन्होंने थोड़ा सा नंबर 1 में थोड़ा सा एग्रीकल्चर क्रॉप की तो थोड़ा ये गए कि जो इसका जवाब नहीं था। तो नंबर 2 पे जो हमारे पर्वत सिंह बांसटू है जी, एक कप के सही हकदार है। बिल्कुल, तो उन्हें यहाँ पर बुला लेते हैं, आप आ जाइए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत यहाँ पर करें हम। किसान कप के हकदार बन गए हैं ये। बिल्कुल, आ जाएं, किसान कप भी लेकर जाना है आपको। बिल्कुल, लीजिए, जोरदार तालियां बजे इनके लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। तो बिल्कुल, अब मैं चाहूंगी डॉक्टर साहब आप इसका सही जवाब दे दें कि क्या क्या फल हैं जो हमारे किसान यहाँ पर और लगा सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम लोग, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, बागवानी विभाग है, आप लोग सब बार बार ये इंस्ट्रक्शन करते हैं कि मोनोक्रॉपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक सेब पे हमारी निर्भरता हो गई है, जबकि हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है सेब के अलावा, कि जब उनमें कि विद इन फ्रूट के अंदर भी हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, हमारे पास अच्छा अल्टरनेटिव सोर्स है। आपने सेब में देखा होगा कि कई बार कहते कि लास्ट जैसे ऑफ ईयर थी, इस बार डबल क्रॉप हो गई, और फिर भी क्या होगा कि हमारे को उतना इनकम नहीं हुई, इस बार डबल क्रॉप तो मार्केट नहीं मिलेगी। तो हमें क्यों ना वैसे डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, तो क्या होगा, हमारी मोनोक्रॉपिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो जो हमारी जो यहाँ के लिए जो सुटेबल हमारी जो फसलें हैं, जो हमारे फलदार पौधे हैं, नाशपाती पर इतनी अच्छी क्रॉप यहाँ पे जो हमारे पास तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे आ सकती है, बहुत सारी वैरायटीज़ है। इसके अलावा एक आपने सुना होगा प्लम में ब्लैक अंबर, बहुत ही अच्छा फ्रूट है और इसकी मांग बहुत ज़्यादा मार्केट में, इसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके चेरी है, अखरोट, वॉलनट, आज का ग्राफ्टेड वॉलनट अवेलेबल है। वॉलनट का क्या कि आपको, आपने देखा अगर आप मार्केट में जाओगे तो 300-400 रुपये किलो से कम कहीं भी नहीं मिलेगा, जो अच्छी किस्म का तो 600 रुपये किलो है। और वॉलनट पे क्या करना, आपने अपने बगीचे की बाउंड्री पे लगा दो, कोई आपका एरिया नहीं गया,
एक वो विंड प्रोटेक्शन का काम किया, बाउंड्री पे लगा दिया, तो ये क्या होगा आपका चौथी पाँचवीं साल से फैलाने शुरू हो जाएंगे और मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी साल आज जब भी आप फ्री हो गए आप उसको मार्केट से, क्योंकि एक कोई पेरिशेबल फ्रूट नहीं, कभी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से मतलब कि आप कि आपका नेक्ट्रीन है, तो इससे आप मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगाना चाहिए तो कम से कम इतना लगाए कि आपका 50-60 हज़ार या लाख रुपए इसकी भी एडिशनल इनकम आपको आती रहे। तो बिल्कुल केवल सेब की खेती पर ही निर्भर नहीं रहना है, अन्य फलों को भी अपनाना है। उसको अपनाएंगे, उसकी खेती अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर आमदनी में इजाफा ही होगा। और हमारी सरकार का लक्ष्य तो है ही हमारी किसानों की आय को बढ़ाने का। बिल्कुल, तो हम भी आगे बढ़ेंगे, सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान प्रश्न मंच का कारवा आज आ पहुंचा है हिमाचल प्रदेश की स्पेल वैली के दल गांव में, और यहां पर हम किसान भाई बहनों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। सेब की खेती यहां पर लोग करते हैं, उसी के संबंध में हम इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। और अभी तक 3 किसान कप के विजेता हमें मिल चुके हैं, और किसान कप हमें चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा? इनसे सवाल जवाब करने होंगे। तो फिर आइए इनसे इनका अगला सवाल मैं पूछ लेती हूँ। तो आप लोगों का अगला सवाल है ये कि सेब की खेती में खादों का क्या महत्व है और कब और कितनी खाद का आप इस्तेमाल करते हैं? खाद सभी डालते हैं सेब की खेती में, जब आप करते हैं बागीचों में खाद बहुत जरूरी हो जाती है, तो क्या महत्व है उसका, क्यों डालते हैं आप लोग और कितनी मात्रा में डालते हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना है। कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। तो देखिए, बिल्कुल हमारे जो किसान कप के विजेता एक बार बन चुके हैं, फिर से उन्होंने ही हाथ खड़ा कर दिया है, मौका दे देते हैं उनको। बिल्कुल, आप फिर से एक बारी खड़े हो जाएं। खादों के महत्व के बारे में क्या कहेंगे आप? खादों का महत्व जो है, जैसे शरीर के लिए जो है पोषक तत्वों की जो है ज़रूरत होती है, इसी तरह से जो है फ्रूट के लिए और प्लांट के लिए जी, दोनों के लिए पोषक तत्वों की जो है संतुलित जो है आवश्यकता पड़ती है। अगर जो है पोषक तत्व जो है संतुलित ना मिले तो उससे पौधा भी जो है रोगाणु बनता है और जो है फसल भी जो है इमेच्योर होती है। जी, तो कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं आप सेब में? वैसे जो है जो प्रिस्क्राइब्ड है NPK करते हैं, जिसमें सुपर पोटाश और जो है कैल्शियम नाइट्रेट। जी, तो ये तमाम हैं खादें जिनका आप इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ज़रूरी हो जाती है खाद का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो एक जवाब मुझे यहाँ पर मिल चुका है। बिल्कुल, एक और जो किसान कप के विजेता बन चुके हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया है, उनको मैं मौका बाद में दूंगी, आपको मैं मौका दूंगी, लेकिन बाद में पहले मैं इन्हें मौका देना यहाँ पर चाहूंगी। आप किसान कप के विजेता एक बार बन चुके हैं, बिल्कुल अपना नाम एक बार फिर से बता दें और फिर अपना जवाब जी बताएं। दलगांव से किसान भगवान हूँ। खाद का महत्व तो बहुत है, पर मैडम जी खाद पहले तो हम गोबर यूज़ करते थे जो हमारा, उसके बाद क्या था कि हमने जो है ना दूसरा NPK शुरू कर दिया, जो मतलब अवेलेबल था। N में नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फर, K मतलब पोटाश। उसमें मैडम क्या कि एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने या भगवान हमें एक लैब का जो है ना इंट्रोड्यूस किया, भैया आप इतनी खाद डालो जितना रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने क्या, अपना जो सॉयल है उस सॉयल का जो है ना, जिस तरह उन्होंने बताया, इस तरह आप सैंपल ले आने 1 फुट नीचे खोद के उसका वो सारा इकट्ठा करके हम नीचे भगवान मतलब लेबोरेटरी में ले जाते हैं। तो वहाँ फिर हमें उसका बताते हैं आप कौन सी खाद कितना रिक्वायरमेंट है, अगर हम डालते हैं मतलब जितना हमें रिक्वायर उतना ही, अदरवाइज जो है ना वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उतना ही डालेंगे जितना हमारी सॉइल को जरूरत है। बिल्कुल, और उससे हमारा जो फल है वो भी अच्छा रहेगा। और दूसरा हमारा जो उसमें हम अननेसेसरी जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, लागत में भी कमी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया। आप बैठ जाइए यहाँ पर। पीछे से मैं जवाब देना चाहूंगी, कौन जवाब देना चाहेगा? बिल्कुल बताएं, हाथ खड़ा करें अपना। सेब की खेती आप सभी करते हैं, खाद डालते हैं, आपको मैं यहाँ पर खड़ा करना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए। बिल्कुल अपना नाम बताएं। मैम, मैं संदीप गिल।
जी संदीप जी, तो खादों का क्या महत्व होता है? खादों का महत्व जैसे एक इंसान के लिए ज़रूरी के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसा ही खाद भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन सी खाद डालते हैं सेब में? मैम हम तो सबसे पहले तो गोबर यूज़ करते हैं। नेचुरली जो गाय का गोबर है बहुत अच्छा होता है जी पौधे के लिए। उसके बाद हम पोटाश, सुपर और ज़्यादातर हम यूरिया यूज़ करते हैं जी, पौधे के लिए ये आप इस्तेमाल करते हैं तमाम खाते। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। अब आपको निर्णय लेना है किसने बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया है और किसको हम यहाँ पर किसान कप का विजेता बनाएं। बताएं डॉक्टर साहब। तो हमारे यहाँ जो तीनों बागवान ने बहुत अच्छा जवाब दिए जी। तो तीनों ने, क्योंकि ये खादों क्योंकि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अच्छी खाद मिलेगी तो क्या आगे एक अच्छा स्वस्थ पौधा तैयार होगा। तो इन दोनों ने जो पीछे मेरे बैठे हैं इन्हें कौन कौन सी खाद पड़नी है वो डाला है, लेकिन जो हमारे यहाँ सामने बैठे हैं हमारे भगवान, इन्हें थोड़ा सा होता है कि संतुलित टाइप की कि कितने की सॉइल बेस्ड पे, टेस्ट बेस्ड पे कितना पड़ना चाहिए ताकि हमारी बोले जी मिट्टी की जांच करवा के जितनी जरूरत है उतना ही डालें। किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे लगता है हकदार तो इनको बना देते हैं हम किसान कप का विजेता। बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए, किसान कप के विजेता बन गए हैं। बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो बिल्कुल, अब डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी खादों के महत्व के बारे में। हमारे किसानों ने तो बता दिया, अब विशेषज्ञ की क्या राय है? तो जैसे कि एक हेल्दी शरीर के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत है, स्वस्थ फूड की जरूरत होती है। इस पौधों के लिए भी एक अच्छा न्यूट्रिशन हो, क्या होगा आपका पौधा हेल्दी बनेगा। तो जैसे आप सबको मालूम है कि 16 तरह के पोषक तत्व है जो पौधे को चाहिए और स्पेसिफिक है। अगर नाइट्रोजन कमी तो नाइट्रोजन ही उसको पूरा करेगा। और ये इनका है कि बल्कि सबके सब मिलने चाहिए तभी एक अच्छा हेल्दी पौधा आपका तैयार होगा। तो लेकिन जैसे खादों की बात है, हम खादें डालते हैं तो हम मोस्टली डालते हैं NPK, नेचुरल फॉस्फोरस पोटाश। तो क्योंकि ये बेसिक न्यूट्रेंट है और इनकी क्या होता है कि इनका एक डिस्ट्रियस यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनकी आपस में कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हो रही, बल्कि अगर कि एक ज़्यादा हो गया तो दूसरा क्या होगा, आपको दूसरे को दबा देगा। तो इसका बैलेंस्ड यूज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बैलेंस यूज़ कब होगा, जब आपको पता हो कि मेरी ज़मीन में कितनी अवेलेबल है। डालने से आपको पता नहीं कि मेरी ज़मीन में कितनी मात्रा नाइट्रोजन कितना ऑलरेडी है या कितने एडिशन की जरूरत है। पौधे की रिक्वायरमेंट है। आपको बागवानी विभाग या यूनिवर्सिटी ने आपको रिकमेंडेशन दी कि एप्पल के लिए जो है ये रिक्वायरमेंट है, जैसे सेब के लिए आपको 700 ग्राम नाइट्रोजन, ठीक है, 350 ग्राम का फॉस्फोरस और 700 ग्राम का पोटेशियम। ये एक पूरे फलदार पौधे की जो आपका बड़ा पौधा है उसकी ज़रूरत है। तो आप देखिए जमीन ऑलरेडी कितना है और उसको 700 ग्राम पूरे के लिए आपको कितनी एडिशनल ज़रूरत है। तो कब पता लगेगा आपको, जब आप उसकी जांच कराएंगे। जो फैसिलिटी हमारे पास KVK भी है और हमारे जो कुछ हमारे द्वारा ट्रेंड किए जो हमारे बागवान हैं जिन्होंने उनको हमने इनकरेज किया कि आपको की ज़रूरत है आप अपनी लेबॉर्ट्री खोलो, और इससे 2-3 लेबॉर्ट्री रोड में खुली है और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो खादों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है, लेकिन आपको सही इस्तेमाल करना है, जितनी ज़रूरत हो जितना कम से कम कर सको। और ऑर्गेनिक को ज़्यादा बढ़ाना है, जो हमारी देसी खाद उससे ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, सॉइल माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं मिट्टी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। वो उनकी पॉपुलेशन कब बढ़ेगी आपका, उससे ऑर्गेनिक मटीरियल जब ज़्यादा पड़ेगा। तो आपने बैलेंस यूज़ करना है तभी आपका पौधा स्वस्थ होगा। तो बिल्कुल मिट्टी की जांच करवानी यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कौन से पोषक तत्व हैं जिनको डालने की ज़रूरत है और हम उसकी आपूर्ति कर देंगे तो मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। और साथ ही साथ खादों का जो इस्तेमाल हम अंधाधुंध कर रहे हैं उसमें भी कमी देखी जाएगी और हमारी लागत में भी इससे काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। बिल्कुल, अभी जिक्र किया डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने का, यानी कि प्राकृतिक तरीके से खेती करने का। तो इसी के संबंध में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये प्राकृतिक खेती होती क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं? कौन जवाब देना चाहेगा? प्राकृतिक खेती क्या होती है? इसका जवाब देने के लिए इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है, इनको मौका देते हैं। बिल्कुल, आपके पास मैं आ रही हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम निकेश वंशटू है जी, बताएं। जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें जो हमारे इर्द गिर्द कई तरह के, जैसे बोलते हैं कि हम गोबर हो गया, जैसे जंगल में जो पेड़ है हमारे, इससे भी हम लोग और खाद तैयार कर सकते हैं, जिससे कि और डॉक्टर साहब की भाषा में बोलते हैं कि ऑर्गेनिक चीज़, कुछ चीज़ हम खुद अपने आप तैयार करें। जैसे हमारे गाय का गौमूत्र हो गया, गौमूत्र की जो उनका मूत्र हो गया, उसके द्वारा भी हम खेती करते हैं। उससे हम
जिस तरह की आप कैल्शियम वगैरह की स्प्रे करने के लिए बोलते हैं डॉक्टर साहब, हम उसे कैल्शियम वगैरह की उसमें भी उसे यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो गाय की गौमूत्र से या गोबर से या फिर जो हमारे आसपास कचरा वगैरह होता है उससे हम खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि घर में मैक्सिमम सबके घर में बोलते हैं, जिसे छाछ बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, उसे भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे ये फ़ायदा है कि जो हम एक्चुअली जो हम आज की डेट में बाहर से जो दवाइयाँ खरीद रहे हैं उस पर भी तो हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। जो अगर हम इसे धीरे हल्के से बोलते हैं कि अपने खुद इसे यूज़ करेंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, लागत कम आ जाएगी। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल पहला जवाब हमें यहाँ पर मिल चुका है। दूसरा जवाब जानने के लिए मैं मौका देना चाहूँगी आपको। आप खड़े हो जाइए यहाँ पर, बिल्कुल खड़े हो जाइए। नाम बता दीजिए अपना। मैंने श्री प्रकाश चंद्र। बिल्कुल। प्राकृतिक खेती से आप क्या समझते हैं, क्या बताएंगे यहाँ पर? इधर देखिए, पहले दर्शकों को देखिए और बताएं। प्राकृतिक खेती से हमारे जैसे हमारा गोबर है, खाद जैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए हम मतलब जैसे हम खाद यूज़ करते हैं, कौन से महीने में डालनी चाहिए हमने खाद, गोबर कैसे तैयार होता है, ठीक है, इसमें हम लस्सी डालते हैं और भी हम जैसे आप कड़ा कुचड़ा जो बोलते हैं आपसे एक गुजारिश करूंगी, थोड़ा जोर से बोलिए, दम लगा के बोलिए, पहाड़ी हैं आप। जोर से बोलिए आप, जोर से एक बार फिर से जवाब दीजिए अपना, ताकि सब सुन सके, हमारे विशेषज्ञ सुन सके, तभी तो किसान कप आपको मिलेगा। जैसे हम गोबर तैयार करते हैं, गोबर तैयार करते हैं गाय का, जैसे वो भेड़ को हो गया जी, ठीक है जी, हम जैसे हम डालते हैं कि कौन से महीने हमें डालना चाहिए, कैसे हमारा पौधे की जैसे खुराक है वो तैयार होती है जी, ठीक है जी। और इसके और भी 2 तरीके हैं जी इसके भी, ठीक है जी। जैसे हम मतलब डालते सावन महीने में जैसे हम खाद डालते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और सेब के जैसे हमारा सेब, जैसे हमारा क्या प्रॉब्लम होती है हमारे सेब के बारे में, ठीक है जी। जी, तो आप गोबर से खाद तैयार करते हैं, वो डालते हैं और साथ ही साथ सही समय पर डालते हैं जिससे अच्छा आपको उत्पादन मिल सके, इससे आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए 2 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं, एक और जवाब चाहिए मुझे, आप देंगे? बिल्कुल, इनको मौका दे देते हैं। खड़े हो जाइए आप, दे अपना जवाब। ऑर्गेनिक करने के लिए जैसे कहते कि हमें गोबर डालना चाहिए, गोबर को सड़ाना, बिल्कुल उसमें केमिकल कुछ भी ना हो, ताकि पौधे में जैसे और दवाइयाँ डाले उसे गोबर से तैयार करें उसको। और जैसे जंगल से पत्ते पुत्ते इकट्ठे करके एक गड्ढा बना के उसमें उसको सड़ाने के लिए गिलास सड़ा के उसको जब वो तैयार हो जाती है तो पूरी तरह से उसको पौधे में डालते हैं। तो क्या फ़ायदा मिलता है इससे आपको? उससे जैसे केमिकल वाला आप उस पौधे को डालेंगे, उसकी जो पौधा होगा उसमें जो उसकी जो तो केमिकल के इस्तेमाल से नुकसान भी हो सकता है। नुकसान जैसे केमिकल डालेंगे तो उसमें अगर फल लगेगा, उसमें आपने दवाइयाँ डाली हुई जो और बिना दवाइयों का सेब होगा, वो कुछ खाने के लिए और टेस्ट होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। लोग प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी रखते हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, किसने बिल्कुल सही जवाब दिया है, किसको बनाए हम यहाँ पर किसान कप का विजेता? ऑर्गेनिक नहीं, प्राकृतिक खेती की बात चल रही है। प्राकृतिक खेती में इन तीनों किसानों ने जो जवाब दिए हैं बेहतर दिए हैं, लेकिन नंबर एक मिस्टर बंशटू, इन्होंने जो जवाब दिया है वो किसान कप के विजेता के लिए माफिक है। बिल्कुल, तो हकदार बन गए हैं आप। आ जाइए यहाँ पर, किसान कप के हकदार बन गए हैं। हमारे विशेषज्ञों का कहना है आपका जवाब जो था वो बिल्कुल सही था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहूंगी प्राकृतिक खेती के बारे में आप बाकी किसानों को क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती के बारे में इसको इंटरमिंगल ना करें, ऑर्गेनिक प्राकृतिक। प्राकृतिक खेती हमारे पूर्वज जो है आदिकाल से कर रहे थे। उसमें क्या इस्तेमाल करते थे? अपने पशुधन से निकला हुआ मटेरियल, जैसे कि गोबर, गौमूत्र, यहाँ तक कि लस्सी। हमने अपने देसी पशु पालने हैं, उनके गौमूत्र, उनके गोबर और उनसे बने हुए अन्य जो भी जैसे लस्सी है, उन चीज़ों का इस्तेमाल हमने अपनी खेती के लिए करना है। अब बात रहती है कि ये करना क्यों ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तो हमारी रसायनों से लागत बढ़ चुकी है खेती बाड़ी में, दूसरा वातावरण और हमारे मानव शरीर के लिए काफ़ी हानि पहुंच चुकी है। और हम जिस प्रकार से
आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हमने मिट्टी का तो इतना नाश कर दिया है कि इसमें जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। तो उनको बचाने के लिए हमें जो है अपने जो प्राकृतिक खेती है, जिसमें हरा जो घास होता है उसका इस्तेमाल, गोबर का इस्तेमाल और हमारे मित्र कीट, आपने देखा होगा रेड स्पाइडर माइट हमारे यहाँ फैला है सेब में। वो क्यों फैला? क्योंकि हमारे जो जितने इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हुआ है उससे जो प्रेडेटर थे उसके रेड स्पाइडर माइट के वो नष्ट हो चुके हैं। उनको दोबारा वापस लाने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड का कम इस्तेमाल करना है और उन प्रेडेटर के द्वारा ही हमने उनको कंट्रोल करना है जो हमारे शत्रु कीट हैं। वैसे ही ज़मीन के अंदर जैसे रूट रॉट का एक फंगस है डिमेटिफोरा नेकेट्रिक्स, उसको मारने के लिए हमने प्राकृतिक तरीके से जो फंगस है हमारे पास अवेलेबल उसको इस्तेमाल करना है, ट्राइकोडर्मा। वैसे ही रूट बोरर एक सेब में आता है, उसको नष्ट करने के लिए बवेरिया बेसियाना, ये सारे जीव हैं। इन जीवों का इस्तेमाल करेंगे हम, तब हम एक तो हम लागत कम करेंगे खेती की, दूसरे हम एक अच्छा प्रोड्यूस देंगे खाने के लिए उपभोक्ता को जिसमें जहर ना हो। तो हमें जो है आने वाले समय में सभी बागवानों को प्राकृतिक खेती की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल हम सभी को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना है और रासायन मुक्त खेती करनी है और इस ओर हमें अपने कदम बढ़ाने हैं। इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो होती है मिट्टी की जांच। अभी थोड़ी देर पहले हमारे विशेषज्ञ ने बताया था कि मिट्टी की जांच करवाना क्यों ज़रूरी हो जाता है। अब इसी के संबंध में मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि मिट्टी की जाँच कब करवानी चाहिए और कैसे करवानी चाहिए, ये जानकारी होना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि मिट्टी की जाँच कब करवाई जाए और कैसे करवाई जाए। बिल्कुल, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? हाथ खड़ा करेंगे अपना। बिल्कुल, यहाँ पर इन्होंने फिर से एक बार हाथ खड़ा कर दिया है, इनको मैं यहाँ पर मौका देना चाहूंगी। जी बताएं, मिट्टी की जांच कब और कैसे करवाएं? मिट्टी की जांच जैसे हमारे सेब के संबंध में, जैसे हमारी इसमें जैसे पतझड़ हो जाता है नवंबर के अक्टूबर नवंबर मंथ बहुत ही अच्छा है मिट्टी की जांच करवाने के लिए। और कैसे करवाते हैं उसको? जो है एक तो इसका इंस्ट्रूमेंट भी है, ऑगर है। अगर किसी के पास ऑगर भी नहीं होता है तो उसको जो हम जगह जगह, जैसे हमारे सीढ़ीनुमा खेत है या समतल खेत है, खेत की दृष्टि के हिसाब से 8-10 जितना बड़ा खेत हो उस हिसाब से जगह जगह पर जिग-जैग करके उसको 1.5 फुट की, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ ऊपर से करते हैं, कुछ थोड़ा नीचे से, लेकिन जैसे ऑगर में हम करते हैं कि ऊपर से नीचे तक की मिट्टी जो है उसमें आ जाती है, तो उसको जिग जैग पॉइंट से निकालते हैं और उसको फिर जो है उसको हम घर में लाएंगे, फिर सुखाएंगे, फिर उसको थोड़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको छान के रिक्वायर्ड जैसे आधा से 1 किलो तक मिट्टी जो है हम बाद में उधर लैब में जांच के लिए भेज देते हैं। फिर जब रिपोर्ट आती है तो उसके अनुसार आप लोग आगे के कदम उठाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे एनपीके वगैरह जो भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने, बैठ जाइए। बिल्कुल, तो पहला जवाब हमें मिल चुका है। इनका कहना है अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है काफ़ी अच्छा होता है मिट्टी की जाँच करवाने के लिए और सैंपल निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे सही तरीके से नहीं निकाला गया तो बेहतर तरीके से जाँच नहीं हो पाएगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाएंगे, जिससे हमें नहीं पता चल पाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी है हमारी खेत की मिट्टी में। बिल्कुल, और कौन जवाब देना चाहेगा? बिल्कुल बताएं, सेब की खेती करते हैं, मिट्टी की जांच भी करवाते होंगे, बहुत जरूरी है मिट्टी की जांच। कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एक हमारे किसान भाई ने तो बता दिया है, आप जवाब देना चाहेंगे इसका, मिट्टी की जांच के बारे में? बिल्कुल बताएं। ये हम आफ्टर जब हम अपना फल जो तोड़ देते हैं अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद हम तौलिए जो दोनों पौधे हैं उनके बीच का जो भाग है जिसमें हम तौलिया नहीं कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, उसमें से ऊपर की 6 इंच की मिट्टी हटा करके उसके बाद की मिट्टी को सैंपलिंग के लिए ले लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारी मिट्टी में किन किन चीज़ों की कमी है। पीएच लेवल जो है, पीएच लेवल जिसको हम कहते हैं, उसको जानने के लिए ये चीज़ें कराई जाती हैं। बिल्कुल, बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। बस हाथ नहीं उठा रहे हैं यहाँ पर लोग, मुझे लोगों को उठाना पड़ रहा है। बहुत सारी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हैं, ये एक तो बिल्कुल जवाब ही नहीं दे रही हैं। चलिए मैं उनके पास बाद में जाऊंगी, आपको उठाना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए यहाँ पर। बिल्कुल, नाम बताएं अपना। जितेंद्र मास्टर। जी जितेंद्र जी, बताएं मिट्टी की जांच कब करवाते हैं आप? नवंबर में करवाते हैं। और कैसे करवाते हैं? सैंपल ली जाती है। सैंपल कैसे निकालते हैं? नीचे से
थोड़ा सा निकाल के इसलिए सैंपल के लिए ले आते हैं। इतनी मिट्टी ले जाते हैं सैंपल के लिए, फिर जांच करवाते हैं। बिल्कुल, चलिए बैठ जाइए। अक्टूबर नवंबर का महीना कह रहे हैं, लगभग यहाँ पर सबकी इसी समय जो है मिट्टी की जांच करवानी चाहिए और सैंपल कैसे लेकर जाना चाहिए, कुछ किसानों ने यहाँ पर जवाब दे दिया है। अब मैं जानना चाहूंगी हमारे विशेषज्ञ से कि किसका जवाब बिल्कुल सही था और कौन बन गए हैं किसान कप के विजेता। तीनों किसानों ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन नंबर 1 योगेश्वर अंकु, इनका जवाब जो है बिल्कुल सटीक था और ये किसान कप के विजेता। बिल्कुल, तो पहले नंबर के जो किसान भाई थे उन्होंने बाजी मार ली है। आ जाइए यहाँ पर, जोरदार तालियां हो जाए हमारे किसान कप के हकदार के लिए। बिल्कुल आ जाइए, आगे आइए, बिल्कुल सबके सामने आपको किसान कप दिया जाएगा। बिल्कुल तालियां तो बजाइए। तो बिल्कुल आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। अब मैं विशेषज्ञ से जानना चाहूंगी कि आप बता दें हमारे किसानों को मिट्टी की जांच कब करवाएं और कैसे करवाएं। किसान भाइयों, मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है? सबसे पहले ये जानने के लिए कि हमारे इस मिट्टी में शेष तत्व कितने हैं और हम जो अननेसेसरी रसायन जो है खेतों में डाल रहे हैं, इसको हम कर्टेल कर सकते हैं, जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं। और कब करना चाहिए ये? जैसे फलदार पौधे हैं, हमारे सेब का बगीचा है, उसमें आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है। हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद अब क्या करेंगे आप लोग, उसमें नाइट्रोजन दे देंगे खेत में, उसके बाद सैंपल लेने के लिए पूछेंगे, वो गलत तरीका है। आप जो है रुकें, नाइट्रोजन उसमें ना दें, उससे पहले अपना सैंपल ड्रॉ कर लें फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद। तो वो समय होगा आपका 15 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक। सैंपल लेने का तरीका ये बहुत ज़रूरी है कि आपने सैंपल कैसे ड्रॉ किया है। कई बार क्या होता है कि हम गलत तरीके से सैंपल जो है लैब में भेज देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सैंपल आपको लेना है जहां आप खादों का इस्तेमाल करते हैं। खेत का नाम, यदि आप 4 जगह के सैंपल भेजते हैं, 4 सैंपल, तो आपको उन खेतों के नाम लिखने हैं ताकि आपके जो है वो कन्फ्यूजन ना रहे उसमें। सैंपल जब रिज़ल्ट आएगा तो उसको आप लैब भेज सकते हैं और आपके बिल्कुल घर द्वार पे ही लैब है कृषि विज्ञान केंद्र की, आप वहाँ भेजकर जो है उसे जानकारी ले सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, विशेषज्ञ ने सभी को यहाँ पर सलाह दे दी है कि तुड़ान का समय चल रहा है सेब का, उसके बाद मिट्टी की जांच आप सभी जरूर करवा लें। और किस तरह से आपको सैंपल ले जाना है इसके बारे में विस्तार से आपको बता दिया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप लोग अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएंगे या नहीं, जोर से बताइए। बिल्कुल, तो करवाएंगे। सभी का कहना है कि तुड़ान के बाद जरूर अक्टूबर नवंबर के महीने में ये लोग मिट्टी की जांच करवाएंगे। बिल्कुल, तो ये तो बात हो रही है सेब की खेती के बारे में। सेब यहाँ पर कैसे लगा रहे हैं किसान, कौन कौन सी समस्याएं उनको आ रही हैं, इन पर तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। अपने सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान प्रश्न मंच और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज किसान प्रश्न मंच का कारवा आ पहुंचा है हिमाचल प्रदेश की स्पेल वैली के दलगांव में और यहाँ पर हम सेब की खेती पर चर्चा कर रहे हैं गांव वासियों या फिर कहें कि हमारे किसान भाई बहनों के साथ। और अभी तक बहुत ही अच्छी जागरूकता दिखा रहे हैं यहाँ पर लोग। सबको पता है सेब की खेती करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं जिन पर मुझे अभी इनसे जानकारी लेनी है या फिर कहूँ कि इनसे सवाल पूछकर इनके जवाब लेने हैं। तो फिर बिल्कुल समय नहीं गवाते हैं, इनका अगला सवाल इनसे पूछ लेते हैं। और आप लोगों के लिए अगला सवाल है ये कि सेब की फसल में एक बीमारी लगती है,
पत्ते जो हैं वो पीले पड़ जाते हैं, मुरझा के झड़ जाते हैं। ये कौन सी बीमारी है और कैसे आप इसका नियंत्रण करते हैं, कैसे रोकथाम करते हैं आप इस बीमारी की, कौन बताना चाहेगा? सेब के पत्ते पीले पड़ गए, मुरझा गए, झड़ गए और फिर गिर गए, आप बताना चाहेंगी? बिल्कुल, हमारी महिला किसान यहाँ पर बिल्कुल खड़ी हो गई हैं। खुशी होती है जब महिला किसान भी यहाँ पर जवाब देती हैं। बिल्कुल चुपचाप बैठी थी आप तब से। अपना नाम बता दें। सुभद्रा जी। सुभद्रा जी, कौन सी बीमारी है ये वो क्या बोलते जड़ पत्ती लगती ना उसमें? हाँ, पत्ता जो है वो झड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। कौन सी बीमारी होती है ये? वो उसमें क्या बोलते वो करते स्प्रे हम। कौन सा स्प्रे करती हैं? जड़ पत्ती की वे। ठीक है, तो कब करती हैं? अभी जब लगती है, अभी जब बीमारी लग जाती है, बीमारी शुरू होती ना तभी कर देती हैं आप स्प्रे। तो और कौन कौन से स्प्रे भी करती हैं? कोई नाम है उसका? नाम तो नहीं आता मेरे को, नाम नहीं आता है, फिर भी स्प्रे करती हैं, इतनी जानकारी रखती हैं। बिल्कुल आप बैठ जाइए यहाँ पर। तो बिल्कुल जानकारी है इन्हें कि स्प्रे किया जाता है जब ये बीमारी हो जाती है, उसकी रोकथाम सही समय पर करती हैं। बहुत अच्छी बात है। और कौन जवाब देना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? अपना नाम बताएं। विजय वास्तु। जी विजय जी, बताएं। एक्चुअली जो पत्ते पीले होते हैं उसको माइट कहते हैं और उसको स्कैब भी कहते हैं, या तो स्कैब आता है जी। और इसके लिए हम फंगीसाइड करते हैं। और इसके पहले उसको जो लीफ होती है उसको देख के उससे पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा अभी आने वाला है, तो उससे पहले हम फंगीसाइड डाल देते हैं। पहले ही डाल देते हैं, बिल्कुल पहले ही इलाज कर देते हैं कि बाद में जहाँ पानी ज़्यादा होता है उसके साथ भी पत्तों में पीले पत्ते शुरू हो जाते हैं, तो हम उसमें फिर स्प्रे कर लेते हैं। बिल्कुल आप बैठ जाइए। तो देखिए 2 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। और कौन बताना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल आप बताएंगे यहाँ पर। बिल्कुल नाम बता दीजिए एक बार फिर से। पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, बताएं कौन सी बीमारी होती है ये? मार्सोलिना बोलते हैं जी। और ये इसके लिए स्प्रे हम फंजीसाइड डालते हैं, जैसे डाइथिन, बाविस्टीन है, डाइथिन है, इसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, तो रुक जाती है बीमारी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल रुक जाती है। बिल्कुल बैठ जाइए। तो बिल्कुल 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। विशेषज्ञ का रुख करते हैं, जानते हैं इनमें से कौन बन गए हैं किसान कप के विजेता, किसने बिल्कुल सही जवाब दिया है और क्या यही तरीका है इस बीमारी को रोकने का? बताएं डॉक्टर साहब। ये जो बीमारी बताएगी कि एक समय से पहले पत्ते झड़ना, और ये न केवल हमारे इस क्षेत्र की, पूरी हिमाचल की समस्या है जहाँ जहाँ सेब उगाया जाता है। तो तीनों हमारे बागवानों ने एक अच्छी कोशिश की इसका जवाब देने की, क्योंकि ये खुद भी समस्या को फेस कर रहे हैं। तो जो शायद पुष्पिंदर सिंह जो तीसरे नंबर पे लास्ट जी, इन्होंने मतलब कि सही बीमारी का नाम भी बताया, क्योंकि नंबर 2 बार तो माइट बताया, इसको माइट नहीं है। तो इन्होंने बोला कि मार्सोलिना है, दवाई के नाम भी बताए हैं जी। बाविस्टीन और डाइथिन का नाम भी लिया। कब के हकदार यही बन गए हैं। बिल्कुल, तो सही जवाब दिया है आपने। आ जाइए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, किसान कप के हकदार बन गए हैं आप। बिल्कुल आप अपनी जगह पे आ जाइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे इस बीमारी के बारे में जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हैं जो जवाब नहीं भी दे पाए, तो आप उनको भी बता दीजिए कैसे इस बीमारी की रोकथाम करें। तो ये उस बीमारी है जिसमें कह रहा था कि एक बहुत ही समस्या होगी है, क्योंकि हमारे बगीचों में तो आपने देखा होगी कि जो बीमारी जो 2 तरह की है ये, एक तो ड्यू टू मार्सोलिना, एक स्पॉट आएगा, स्पॉट बड़ा होगा, पीले को पता झड़ जाएगा। दूसरी कैसे अल्टरनेरिया। तो ये बीमारी तो 1995 से शुरू है और बोल के चल रही है। इसको काफ़ी बोल के कोशिश जो शेड्यूल दिया गया है बागवानी विभाग और यूनिवर्सिटी जो मिलकर जो शेड्यूल बनाया है, उस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया गया है। आप लोग जिन्होंने सही शेड्यूल फॉलो किया उनकी बीमारी आई भी नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि बगीचों में जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है, सही ढंग से, सही समय पे, सही मात्रा स्प्रे की, तो वो बीमारी वहाँ पे रुक जाती है। लेकिन आप ये देखना कि बीमारी आए क्यों। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक तो बगीचे में इस तरह करना कि आपने बगीचे साफ सफाई, बिल्कुल वीड फ्री रखना है। जितना बगीचे में एरेशन प्रॉपर होगी, बीमारी उतनी आपकी कम आएगी। जितना क्या होगा, आपका घास होगा, मॉइस्चर की बरसात में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी क्या होगा आपका, वहाँ पे बीमारी के वहाँ सब कुछ जाओगा, उसको आप सफोकेटेड फील करो तो आप बीमारी की फैलने की ज़्यादा संभावना होगी। इससे पहले क्या करना, आपने उसको बगीचे को बिल्कुल घास से फ्री रखना है, ऑर्चर्ड को वीड फ्री। और उसके बाद जो इसका जो बीमारी का जो असली समय है कब शुरू होती है, लगभग 15-20 मई के करीब। तो आपने क्या करें, प्रिकॉशन तौर पे जो हमारे विभाग द्वारा रिकमेंडेड शेड्यूल है उसको, वो आपके सबके पास है, घर घर में है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपने स्प्रे देना है ताकि वो बीमारी शुरू में ही आपको उसको कंट्रोल कर सके। उसके बाद आपने, निर्भर करता है कि मौसम, अगर होती है बारिशें
तो क्या होगा, आपका ये बीमारी ज़्यादा आएगी। अगर मान लो आपका ड्राई रहता है तो बीमारी के चांसेस आने के कम हो जाते हैं। तो अगर ड्राई रहता है तो आपको क्या होगा, फिर माइट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे इन्होंने कहा था। तो क्या होगा, माइट क्या आपका एक वो कीट है, उसकी स्मेल से ज़्यादा आ जाएगी। अगर बरसात होगी तो आपका इस बीमारी के चांसेस ज़्यादा होती है। इसलिए आपने क्या करना, समय के हिसाब से, अगर ड्राई रहता है तो स्प्रे का शेड्यूल आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपका बारिशें होती है तो आप जो रिकमेंडेड शेड्यूल है इस डेट दिए गए उस हिसाब से आप 3 से 4 से ज़्यादा स्प्रे नहीं करना। मैक्सिमम स्प्रे जो आपने 4 करना है, उससे ज़्यादा स्प्रे बगीचे में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जितनी बार दवाई डालते हो रेजिडुअल इफेक्ट जो 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है। और हार्वेस्टिंग से पहले 20-25 दिन से पहले, मतलब कि जब 20-25 दिन जाते हैं तब आपको कोई स्प्रे नहीं करना है, ताकि आपका जो फ्रूट मार्केट जाएगा वो रेजिडू फ्री जाए और किसी को भी सेहत से कोई नुकसान ना हो। तो बिल्कुल बीमारी की रोकथाम सही समय पर और सही दवाओं के इस्तेमाल से कर ली जाए तो बेहतर रहता है, हमारी फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। आइए बढ़ते हैं आगे। सेब की खेती यहाँ पर करते हैं लोग, अच्छी आमदनी अर्जित करते हैं, लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं इनसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपसे जानना चाहूँगी, सेब के बागीचों में आप और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं? अगर अंतर फसलीकरण की बात करूँ, इंटरक्रॉपिंग की बात करूँ, तो कौन कौन सी फसलें हैं जो आप सेब के बागीचों में लगाते हैं जिससे आपकी आमदनी काफी अच्छी हो सके? कौन कौन सी फसलें लगाते हैं सेब के बागीचों में आप? कौन बताना चाहेगा? सेब के बागीचे सभी के पास है यहाँ पर और फसलें भी लगाते हैं, लेकिन जवाब यहाँ पर अभी कोई नहीं दे रहा है। आपको मैं खड़ा करना चाहूंगी, आप खड़े हो जाइए, नाम बता दीजिए अपना। दलीप सिंह बांसटू। जी दलीप जी, तो बताएं कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं सेब के साथ? सेब के बगीचे में अगर पौधे छोटे हैं तो उसमें मटर, ना दलहनी, वो दालें वगैरह की फसलें लगाई जाती है जी। और अगर पौधे बड़े हैं 15 से 20 साल, 20-25 जो भी है, तो उसमें कोई भी फसल नहीं लगती है सेब के। इसमें जब 20 से 25 वर्ष हो जाते हैं तब नहीं लगाई जाती क्योंकि वो टहनियाँ बहुत ज़्यादा फैलती है और उसमें कोई भी फसल नहीं उगती है। बिल्कुल, जब छोटे होते हैं तो दलहनी फसलें लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो पहला जवाब हमें यहाँ पर मिल चुका है। और कौन जवाब देना चाहेगा? आप देना चाहेंगे? खड़े हो जाइए, आप नाम बता दीजिए अपना। जी मैं कपिल। जी कपिल जी, कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं सेब के साथ? सेब के लिए तो मुख्यतः दलहनी फसलें जो है वो काफ़ी कारगर है। इससे काफ़ी फ़ायदा है। इससे पौधे में जो छोटा पौधा है उसकी बढ़ोतरी के लिए काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। जी जी बिल्कुल, तो दलहनी फसलें आप लगाते हैं। बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो 2 जवाब हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, उन्हें मैं मौका दूंगी, लेकिन एक बार फिर से हमारी प्रधान जी ने यहाँ पर हाथ खड़ा कर दिया है, इनसे जवाब मैं ले लेती हूँ। बताएं जी। छोटे सेब होते हैं तो हम उसमें आलू भी बेचते हैं और मटर भी बेचते हैं और छोटी दालें वगैरह, मक्की वगैरह ये सब बेचते हैं। अच्छा, जब फसल पेड़ बड़ा हो जाता है 10 से ऊपर 15 साल तक, तब हम कुछ नहीं बेच सकते। कुछ नहीं बेच सकते। हाँ जी जी बिल्कुल, आप बैठ सकते हैं। तो देखिए 3 जवाब हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। कौन बिल्कुल सही जवाब देकर किसान कप का विजेता बन गया है, जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। बहुत बढ़िया। एक आय दुगुनी करने के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन था कि जब आप सेब का बगीचा लगा रहे हैं तो शुरुआती स्टेज पे जब आप नया पौधा लगाते हैं तो उससे आमदनी नहीं आती है, तो कैसे उस ज़मीन से और बगीचे से आमदनी ले, तो इंटरक्रॉपिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तीनों बागवानों ने अच्छे जवाब दिए कि ये दलहन फसल लगाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि शुरुआती स्टेज में वो लग सकती है। तो इसमें जो महत्व बिल्कुल सटीक जवाब दलीप बांसटू जी ने दिया कि जब छोटा पौधा होगा तो हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जब बड़ा पौधा हो जाएगा तो उसमें कोई नहीं लगता है। तो दिलीप बांसटू जी इस किसान कप के हकदार है। दिलीप बांसटू जी को बिल्कुल, आप आ जाइए यहाँ पर। जोरदार तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। सही जवाब दे दिया है, बन गए हैं किसान कप के हकदार। बिल्कुल, तालियां बजा दीजिए एक बार फिर से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब एक बार फिर से मैं आपसे चाहूंगी आप विस्तार से बता दें हमारे किसानों को इसका जवाब। हमारे भारत सरकार और हिमाचल सरकार का एक ध्येय है किसानों की आय दुगुनी करना, और उस दुगुनी आय के लिए हमारा बागवानी विभाग और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे हैं कि हमें किस तरह से कौन से सटीक एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए दे कि इंटरक्रॉपिंग ही एक माध्यम है कि जिससे आपकी आय दोगुनी हो सकती है। इंटरक्रॉपिंग में अगर सेब की बात करें, जब आप शुरुआती स्टेज पे अगर
आधुनिक M9 के ऊपर बगीचा लगा रहे हैं। उसमें 3 बाई 3 फुट पे पौधा लगता है और 3 बाई 10 फुट पे दूसरी लाइन लगती है। उसके बीच में लगभग 6 से 7 फुट का एरिया जो है काफ़ी टाइम तक खाली रहता है, जब तक कि वो फसल में नहीं आता। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग वहाँ पे क्लोनल रूट स्टॉक लगाएं, कि क्लोनल रूट स्टॉक की मल्टीप्लिकेशन 5-6 साल तक अगर जब वहाँ करेंगे तो एक रूट स्टॉक जो है 70 रुपये से लेकर के 100 रुपये का बिकता है। तो पहले 5 वर्षों में आप उस रूट स्टॉक को बेच के अपनी आय कमा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पे सेब लगना शुरू हो जाएगा, दाना निकलना शुरू हो जाएगा और फिर भी वहाँ पे जगह बचती है, क्योंकि सन हार्वेस्टिंग प्रॉपरली उस जगह उस M9 के खेत में होती है। तो वहाँ पे आप जो है लहसुन की फसल लगा सकते हैं, कि लहसुन के फसल के 2 फायदे, एक तो जो है लहसुन अच्छी रेट में बिकती है और दूसरा वहाँ उस क्षेत्र में है हमारे जो कीट है उसकी दुर्गंध के कारण कीट नहीं आते, जैसे रूट पोरर हैं वो जो है नज़दीक नहीं आता। तो लहसुन की फसल लगा सकते हैं। उसके बाद जब रिपीट करके लहसुन को छोड़ते हैं तो आप दलहन फसल पे, क्योंकि तब तक नाइट्रोजन भी कम हो रहा होता है, न्यूट्रिएंट कम होते हैं, दलहन फसलें लगा सकते हैं। जो नाइट्रोजन जिसकी जड़ों में राइजोबियम होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो दलहन फसल लगाना ज़रूरी है। सेब बागवानी में आप इन 3 प्रारूप को अगर इंटरक्रॉप के रूप में चूज़ करते हैं तो आम गुठलियों के दाम जो साबित होगा और आपकी आय भी दुगुनी होगी और आप किसान खुशहाल होंगे, तो दलगांव खुशहाल होगा और देवता बकरालू जी की जो आशीर्वाद से आपकी आय जो है हमेशा दुगुनी होगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल आय को दोगुना करना है तो उसके लिए शुरुआत हमें ही करनी होगी और सिर्फ एक ही खेती पर निर्भर नहीं रहना होगा, हमें तरह तरह की फसलों को अपनाना होगा और उन फसलों का चुनाव करना होगा जिसका बाजार भाव अच्छा मिल सके, तभी तो हमें आर्थिक लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे विशेषज्ञों ने जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभ लेंगे। और इसी के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। गुजारिश करूंगी आप सभी से कि एक बार अपने खुद के लिए और हमारे विशेषज्ञों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी भागीदारी निभाई और साथ ही हमारे विशेषज्ञों का भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए और जानकारियां हमारे किसानों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, एक नए गांव में ले चलेंगे आपको, वहां पर सवाल जवाब का अपना सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।